Good afternoon, class. Our today topic is automatic repeat request, that is ARQ, under the subject name of digital communication system. ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट क्या होता है? जब भी हम अपना डाटा सेंडर से रिसीवर वाली साइड पे सेंड करते हैं, तो हमारा जो डाटा जाता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, उसको हम डाटा पैकेट्स बोलते हैं। क्योंकि हमारा ओरिजिनल मैसेज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो हम उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं और छोटे छोटे पैकेट्स को हम एक साथ में भेज देते हैं सेंडर से रिसीवर वाली साइड पे। और रिसीवर जो है वो हर पैकेट रिसीव करने पे एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि यस, मैंने आपका पैकेट जो है वो रिसीव कर लिया है। सो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं? ये एक तरह का ऐसा प्रोटोकॉल है जो एरर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। अगर हमने कुछ ऐसे चैनल पे डाटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया है जिस चैनल पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो रिसीवर वाली साइड पे हमारा पैकेट पहुंचाएगा या नहीं, उस केस में हमें ये प्रोटोकॉल को यूज़ करना चाहिए। अब इस केस में क्या होता है, जब हमारा सेंडर जो है वो रिसीवर को पैकेट भेजता है तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए वेट करता है कि रिसीवर एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि मेरे पास आपका पैकेट रिसीव हो चुका है। अगर उस टाइम पीरियड के बीच बीच में रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करी, तो सेंडर दोबारा से अपना वही वाला पैकेट रिपीट करता है और उसको सेंड करता है, ताकि नेक्स्ट टाइम पे रिसीवर उसको रिसीव करके एक्नॉलेजमेंट भेजे। अब दो कंडीशन में हो सकता है हमें एक्नॉलेजमेंट ना आए। अगर तो हमारा पैकेट रिसीवर ने रिसीव ही नहीं किया, वो रास्ते में कहीं लॉस्ट हो गया, उस केस में रिसीवर की एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी। और सेकंड केस ये हो सकता है कि हमारे पैकेट्स में कोई एरर आ गई जिसकी वजह से रिसीवर ने उसको प्रॉपरली रिसीव नहीं किया, इस वजह से भी हो सकता है हमारे पास एक्नॉलेजमेंट ना आए। तो जब हमारे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आती उसको हम बोलते हैं नैक, NAK, यानी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब हमारे पास करेक्टली डाटा रिसीव नहीं हुआ। तो अब हमारे पास 3 तरह के ये टेक्निक्स हैं ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट की। सबसे पहले हो क्या रहा है, जब हमारा ट्रांसमीटर पैकेट सेंड करता है रिसीवर को, तो उस पैकेट के साथ हमारा एक CRC कोड होता है और एक हेडर होता है। हेडर का मतलब उस पैकेट का नंबर कितना है। जैसे हमने एक 48 बिट का हमारे पास एक ओरिजिनल मैसेज है, उसको मैंने 6 पैकेट्स में डिवाइड कर दिया, ईच विद 8 बिट। 8 बिट का हर एक पैकेट बना लिया तो 6 पैकेट बनेंगे 8 बिट्स के। तो मैंने क्या करना है, हर एक पैकेट के साथ एक हेडर अटैच कर देना है जो उसको सीरीज दे देगा, नंबर दे देगा कि पैकेट नंबर 0, पैकेट नंबर 1 2 3 अप टू 5। तो हमारे पास टोटल 6 पैकेट्स हो जाएंगे। तो हेडर हम अटैच करते हैं ताकि पैकेट काउंट हो सके। और CRC का मतलब होता है साइक्लिक रिडंडेंसी कोड। ये एक एरर डिटेक्टिंग कोड है जो एरर को डिटेक्ट करता है कि जो हमारे सेंडर ने मैसेज सेंड किया था, वही वाला मैसेज रिसीवर वाली साइड पे उसी सीक्वेंस में वो रिसीव होना चाहिए। अगर हमारा पैकेट 1100 1100 है, तो वो रिसीवर वाली साइड पे भी उसी तरह से रिसीव होना चाहिए। किसी बिट में एरर तो नहीं आ रहा। ये साइक्लिक रिडंडेंसी कोड का काम होता है कि वो एरर को डिटेक्ट करता है। अब जब वो सेंडर ने सेंड कर दिया विद हेडर, तो रिसीवर ने भी हेडर और CRC के साथ अपने पैकेट को रिसीव करना है। उसका मतलब अगर हमारा CRC कोड साथ में लगा हुआ है, दैट मीन्स ये श्योर हो जाता है कि जो हमारा पैकेट है वो हमें करेक्टली रिसीव हो गया है, उसमें किसी भी डाटा बिट्स में एरर नहीं है। अब जब वो रिसीवर सेंड करेगा ट्रांसमीटर को या सेंडर को वापस एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, तो उसके साथ भी एक हेडर अटैच होता है। उस हेडर का नंबर होगा 1। अगर पहले 0 था तो अब 1। इस तरह से सीक्वेंस चलती है जिससे उसको पता लग जाता है कि जो एक्नॉलेजमेंट मेरे पास आई है वो किस पैकेट की है। अब 3 तरह के हमारे पास 3 टाइप्स हैं ARQ की। पहली है स्टॉप एंड वेट। इस मेथड में क्या हो रहा है, ट्रांसमीटर और रिसीवर हमारे पास जब डाटा को सेंड करते हैं, या हम फ्रेम की बात करते हैं, फ्रेम को सेंड करते हैं या पैकेट को सेंड करते हैं, तो वो वेट करते हैं कि हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आ जाए। जैसे फर्स्ट केस में आप देखो डायग्राम में क्या हो रहा है, F0 एक फ्रेम है जो कि सेंड हुआ और F0 की एक्नॉलेजमेंट 1 आ गई। मतलब F0 जो है वो रिसीवर ने प्रॉपरली रिसीव कर लिया, इस एक्नॉलेजमेंट से हमें पता लग गया। देन क्या हुआ, अब क्या हुआ कि जो सेकंड पैकेट था, हमारा सेकंड फ्रेम था F1, वो जब सेंड हुआ तो उसकी कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई।
मतलब वहां पे एरर आ गया, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। जब उसने एक टाइम के लिए वेट करनी है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसने वेट किया कि एक्नॉलेजमेंट आ जाए, अब एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो उसने क्या करना है, यही वाला फ्रेम दोबारा सेंड कर देना है। अब यही वाला फ्रेम उसने दोबारा सेंड किया, अब इसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई। फिर उसने नेक्स्ट फ्रेम सेंड करा और उसकी नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट आ गई। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, उसने सेकेंड केस क्या हो सकता है कि उसने एक अपना फ्रेम सेंड किया, उसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई, नेक्स्ट फ्रेम सेंड किया और उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। पहले केस में क्या हुआ था, फ्रेम लॉस्ट हो गया, फ्रेम में एरर आ गया, इस वजह से एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। दूसरे केस में क्या हुआ, फ्रेम पहुंच गया लेकिन एक्नॉलेजमेंट कहीं लॉस्ट हो गई, तो एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची, इस वजह से उसने उस टाइम पीरियड के लिए वेट किया कि एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो रही है या नहीं, वो नहीं हुई, तो उसने दोबारा से उस फ्रेम को सेंड कर दिया। फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट आई तो उसने नेक्स्ट पैकेट सेंड किया। ये होता है स्टॉप एंड वेट। उसने पर्टिकुलर टाइम के लिए वेट करना है कि उसका एक्नॉलेजमेंट आ रही है या नहीं, अगर नहीं आ रही तो वो दोबारा से उसी वाले पैकेट को रीसेंड करेगा। नेक्स्ट टाइप है गो बैक एंड ARQ। इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसमीटर जो है उसने अपने पैकेट्स को सेंड करी जाना है, F0 सेंड कर दिया, F1 सेंड कर दिया, सारे फ्रेम्स को उसने कंटिन्यूसली सेंड करी जाना है और साथ साथ में उसने एक्नॉलेजमेंट भी चेक करनी है। जैसे यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट 1 आ गई, एक्नॉलेजमेंट 2 आ गई। अब ये वाला जो फ्रेम था हमारा F2 फ्रेम जो है वो लॉस्ट हो गया, लेकिन उसने फर्दर आगे फ्रेम सेंड कर दिए हुए हैं, F3 भी सेंड कर दिया, F4 भी सेंड कर दिया। F4 पे जाके उसने देखा कि F2 की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। अब क्या होगा, अब वो दोबारा से जहां से भी हमारा फ्रेम लॉस्ट हुआ है वहां से लेके उसने जितने फ्रेम सेंड कर दिए हुए हैं वो सारे दोबारा सेंड करेगा। अब यहाँ पे आके उसको पता लगा कि हमारा एक्नॉलेजमेंट नहीं आया F2 फ्रेम का, तो अब दोबारा से उसने F2 भी सेंड किया, F3 भी सेंड किया, F4 भी और F5 भी। मतलब इसका क्या हो गया, इसका नाम से ही पता लग रहा था गो बैक। तो जो आपने इसने कंटिन्यूसली हमारे जो फ्रेम्स हैं वो सेंड करी जाने हैं, और एक पॉइंट पे आके जब वो चेक करेगा कि हमारे पिछले किसी फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो वो सारे फ्रेम दोबारा सेंड करेगा जहां से एक्नॉलेजमेंट मिस हुई थी। ठीक है, तो इसको हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है पूरी की पूरी विंडो को उसको दोबारा फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, स्टॉप एंड वेट को और गो बैक एंड आरक्यू में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वाले में स्टॉप एंड वेट में क्या है, एरर कॉजेज लॉस ऑफ ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू टाइम आउट पीरियड। उसने कितने देर के लिए, टाइम आउट पीरियड के लिए उसने चेक करना है कि एरर हमारा रिकवर हुआ या नहीं। गो बैक में क्या होता है, एरर कॉजेज लॉस इन ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू n फ्रेम्स, n नंबर ऑफ फ्रेम्स, जितने एरर आया उसके बाद जितने भी फ्रेम सेंड हुए, n नंबर ऑफ फ्रेम सेंड हुए, वो दोबारा से उसको रिपीट करेगा। इसमें स्टॉप एंड वेट में सेकंड पॉइंट है यूटिलाइजेशन एंड दस ट्रांसफर स्पीड इज लो। अब क्योंकि उसको टाइम पीरियड के लिए वेट करना पड़ता है इसलिए उसकी ट्रांसमिशन स्पीड स्लो हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर कोई एरर नहीं आया तो उसने एकदम से सारे फ्रेम्स को सेंड कर दिया था, तो उस केस में स्पीड जो है वो फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट टाइप आती है सिलेक्टिव रिपीट ARQ। अब सेलेक्टिव रिपीट में क्या होगा, सिर्फ वो वही वाला फ्रेम दोबारा सेंड करेगा जहां पे एरर आया था, उसके बाद जो वो फ्रेम सेंड कर चुका है वो उसको रिपीट नहीं करेगा। इसमें भी उसने एक सीक्वेंस ऑफ फ्रेम सेंड करते जाना है। अगर एक पर्टिकुलर फ्रेम में कोई प्रॉब्लम आ गई और उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो सिर्फ वही वाला सेलेक्टिव फ्रेम दोबारा से सेंड होगा, जो उसके आगे वाले वो फ्रेम सेंड कर चुका है वो रिपीट नहीं करेगा। जैसे इस केस में देखो F0 F1, F2 में एरर आ गया लेकिन तब तक वो F3 और F4 और F5 सेंड कर चुका है। अब उसको F5 पे जाके पता लगा कि F2 का फ्रेम जो है वो मिसिंग है या वहां की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, तो वो सिर्फ F2 को दोबारा सेंड करेगा, F3 4 5 को रिपीट नहीं करेगा। तो F2 को सेंड करने के बाद उसने अगेन F6 और F7 सेंड किया। तो इस केस में क्या हुआ, हमारे पास जो फ्रेम्स हैं वो सेलेक्टिव रिपीट हुआ, बाकी सारे रिपीट नहीं हुए। और जहाँ पे जाके एरर आ जाता है और उसके आगे एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, वहाँ पे नैक आ जाता है। नैक का मतलब नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। उसी से उसको पता लग जाता है कि उसके पिछले वाले फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। अब इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे, गो बैक और सेलेक्टिव में। एरर कॉजेज लॉस इन ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू n फ्रेम्स। अब क्या करता है, ये n फ्रेम्स को दोबारा सेंड करता है। इस केस में अगर एरर आ गया ट्रांसमिशन टाइम पे तो वो किसको सेंड करता है,
एरर कॉजेज लॉस इन ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू टाइम टेकन टू बिगिन द ट्रांसमिटिंग अ फ्रेम। एक ही फ्रेम को सेंड करने में जो टाइम लगेगा वही लगेगा। इस केस में अगर कोई एरर नहीं आया तो 100% स्पीड के साथ जो हमारी ट्रांसमिशन होती जाएगी, और इस केस में भी अगर कोई एरर नहीं आया तो हमारी 100% स्पीड के साथ ट्रांसमिशन होती जाएगी। एडवांटेज क्या है ए आर क्यू के? हाई, इट प्रोवाइड्स हाई थ्रूपुट इन गुड सिग्नल कंडीशन। अगर कोई एरर नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी ट्रांसमिशन चलती है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक भी एरर आ गया तो दोबारा से उसको रिवर्स जाना पड़ता है और दोबारा से उसको ट्रांसमिट करना पड़ता है। इसमें आस्किंग द सेंडर टू डू सेंड पैकेट्स अगेन इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग दैम रिजल्ट्स इन हाई डाटा रिलायबिलिटी। इसमें क्या होता है, वो अगर एक टाइम पीरियड के लिए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो दोबारा से सेंडर जो है वो उस पैकेट को सेंड करता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, पुअर सिग्नल कंडीशंस अगर होंगी और बार बार से एरर बीच में आता जाएगा तो लो हो जाएगी स्पीड, जो है ट्रांसफर स्पीड जो है वो लो हो जाती है, डिले आ जाता है। सो इसके ARQ के 3 मेथड्स थे: गो बैक एंड ARQ, स्टॉप एंड वेट ARQ एंड सेलेक्टिव रिपीटेड ARQ। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इसको अच्छे से आप एक बार दोबारा से सुन लेना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।